हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस श्योर शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन सबके साथ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। 24 अक्टूबर की भी न्यूज़। 24 अक्टूबर को दिवाली थी तो इसीलिए हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस नहीं आया था। और कल यानी कि 25 अक्टूबर को द हिंदू पब्लिश ही नहीं हुआ। तो इसीलिए 24 एंड 26 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर दोनों की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसे हम एनालाइज करने वाले हैं आज के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज का ये जो एनालिसिस सेशन है शुरू करते हैं। आप अगर हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इन सभी मीडियम्स के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा आप मेल, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट के थ्रू भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन चेक आउट द कोर्सेज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। ठीक है, आप अपनी हमारी वेबसाइट पे जाके इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। अगर इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने के लिए तो प्लीज फिल आउट द फॉर्म गिवन देयर। ओके, आगे बात कर रहे हैं। पहला आज का आर्टिकल है 5 न्यू वेराइटीज टू एक्सपांड इंडियाज बासमती प्लेटर। तो बेसिकली 5 नए वेराइटीज निकाले गए हैं बासमती राइस के। और बेसिकली ये नई जो बासमती वेराइटीज हैं ये लेकर आया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इन सभी के बारे में अभी बात करेंगे। ये कहा जा रहा है कि जो 5 वेराइटीज हैं इनमें अलग अलग प्रॉब्लम्स जो बासमती राइस में अभी तक हुआ करती थी वो अलग अलग प्रॉब्लम्स इसमें रिजॉल्व हो रही है। और इससे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर रिवोल्यूशनराइज हो सकता है। कहाँ से है? पेपर 3 से ये टॉपिक है। मेजर क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स वाला जो टॉपिक है वहां से ये आर्टिकल आता है। पहले बासमती राइस है क्या उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बासमती जो है ये वन ऑफ द टाइप्स है, वेराइटीज है राइस का। लॉन्ग ग्रेन राइस है और इसका ओरिजिन इंडिया से होता है मेजरली, और कुछ कुछ हिस्से पाकिस्तान के हैं जहां से इसका ओरिजिन पाया जाता है। इसके साथ इसको यूनिक फ्रेग्रेंस और फ्लेवर के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है लोगों के द्वारा। और इसमें एक केमिकल होता है जो इसकी फ्रेग्रेंस और इसका फ्लेवर देता है, 2 एसिटाइल एंड 1 पायरोलाइन। ये इस केमिकल का नाम है, 2 एसिटाइल 1 पायरोलाइन। ओके, इसके कारण ये यूनिक फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर आता है। ये जो केमिकल है ये मिलता है राइस में 90 पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से, जो कि नॉन बासमती राइस है उसके 12 टाइम्स ज्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो केमिकल है नॉन बासमती राइस में नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन उससे 12 गुना ज्यादा जो है वो मिलता है आपको बासमती राइस में। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती है जो कि इंडिया के सिलेक्टेड रीजन में ही आपको मिलती है। इसीलिए इंडिया का बासमती राइस बहुत ज़्यादा फेमस है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन यूरोप एंड इन यूएस टू। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो बासमती और नॉन बासमती में क्या डिफरेंस है। बासमती जो है ये लॉन्ग ग्रेन राइस रहता है, जबकि नॉन बासमती राइस जो है ये अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में हो सकता है। बासमती की अपनी एक फ्रेग्रेंस और अपना एक फ्लेवर होता है जो कि नॉन बासमती का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बताया मैंने, केमिकल जो है उसकी प्रेजेंस बहुत कम है नॉन बासमती में, जबकि बहुत ज्यादा है बासमती राइस में। बासमती व्हाइट एंड ब्राउन वर्जन में आता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि मिलिंग प्रोसेस जो है कैसा हुआ है। ओके, और जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जितना पुराना बासमती होगा ना उतना उसका प्राइस जो होता है वो ज्यादा होता है। ओके, तो जितना जो ओल्ड होता जाएगा बासमती वेट उतना ही उसका अरोमा और उसका फ्लेवर बढ़ता जाता है। बासमती राइस जो है वो डबल होता है साइज में कुकिंग के टाइम पे। ठीक है, जैसे कुकिंग पे अगर छोटा है तो बासमती राइस जो है बनने के बाद डबल हो जाता है अपने साइज में। नॉन बासमती राइस में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और जो यील्ड है बासमती राइस की वो कम होती है, लगभग आधी होती है नॉन बासमती राइस के हिसाब से। मतलब अगर आपने इतना एरिया नॉन बासमती राइस का उगाया है तो इतने एरिया पे अगर आप बासमती उगाओगे ना तो इसका लगभग 50% ही आपको यहाँ यील्ड मिलेगा। इसीलिए बासमती की कॉस्ट भी ज्यादा होती है। ओके, नाउ देखो यहाँ पे 5 जो वेराइटीज हैं उसमें से जो 3 वेराइटीज नई आ रही हैं ये इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि इनमें जो डिसीजेज आपको बासमती राइस में देखने को मिल रहे हैं वो इनमें 3 में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ दो जो हैं वो 35% तक वाटर सेव करेंगी, और साथ में जो यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन वगैरह की जरूरत होती है वो नहीं पड़ेगी। कुछ यहाँ पे सीड्स हैं। ठीक है, कुछ सीड्स हैं, दो सीड्स हैं, दो टाइप्स हैं बासमती के जिसमें हर्बिसाइड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, रेजिस्टेंट है हर्बिसाइड से भी। ओके, तो फार्मर की इनकम इससे बेसिकली बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी का जो बासमती है इसमें वाटर बहुत ज्यादा लगता है। साथ में इसमें दो तरह के इंपॉर्टेंट डिसीजेज हैं जो बार बार देखने को मिल रहे हैं, बताऊंगी कौन से डिसीजेज हैं। और साथ में
इसमें हर्बिसाइड वगैरह ज़्यादा लग जाता है, ठीक है? क्योंकि इसमें वीड वगैरह बहुत आसानी से लग जाता है। जो ऐसे प्लांटर्स होते हैं, जो अनडिज़ायर्ड प्लांटर्स हैं, वो इसके साथ जुड़ के बहुत ज़्यादा इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश होती है या तो, या फिर इसको कम अच्छा बना सकते हैं, या फिर यील्ड इसकी कम कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे वीड्स वगैरह इसके साथ जुड़ जाते हैं। तो इंडिया जो है बासमती राइस के लिए बहुत फ़ेमस है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, इन रीजन्स को जीआई टैग भी मिला हुआ है बासमती के लिए, ठीक है? तो अब बासमती की तो हमने बात कर ली, लेकिन आप देखो कि वेस्टर्न एशियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज, यहाँ पे बासमती हम एक्सपोर्ट करते हैं। अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने हमारा जो बासमती है उसको रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने जो पेस्टिसाइड्स यूज करे हैं वो स्टैंडर्ड्स, जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स हैं, उन लिमिट से ज्यादा है, ठीक है? तो हुआ क्या है कि ये बासमती में क्योंकि दो डिसीजेस बहुत लग रहे हैं, क्या नाम है इनका? एक है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और दूसरे का नाम है ब्लास्ट ब्लास्ट डिसीज, लीफ एंड कॉलर डिसीज, ठीक है? ये दो डिसीजेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं और इसके लिए इसमें पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड ज्यादा मिलाना पड़ रहा है। और ये जो फंगिसाइड और पेस्टिसाइड हम ज्यादा मिला रहे हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज के स्टैंडर्ड से बाहर हो जा रहा है हमारा बासमती, और वहां हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो इकलौता तरीका यही था कि इनको जेनेटिकली रेजिस्टेंस बना दें हम इन दो डिसीजेस से, और इसी के लिए यहाँ पे नई वेराइटीज लेकर आए हैं हम बासमती राइस की, जिसका नाम देखो क्या है? पूसा बासमती 1885 है, फिर पूसा बासमती 1847 है, पूसा बासमती 1401 है। इस तरह के जो पूसा वर्ड है ना, हमेशा याद रखना, दिस इज कनेक्टेड टू पैडी, राइस से कनेक्टेड है, ओके? अच्छा, ट्रेडिशनल वे जो है बासमती उगाने का या राइस उगाने का, उसको बोलते हैं हम ट्रांसप्लांटिंग। इसमें क्या होता है ट्रांसप्लांटिंग में, कि जैसे क्या होता है, सीड्स डायरेक्टली जमीन में नहीं सो की जाती। इसके लिए क्या होता है, एक नर्सरी बनाई जाती है और इस नर्सरी को पूरा पानी से भर दिया जाता है। इसमें सीड्स को उगाया जाता है, पहले छोटे छोटे सैपलिंग्स तैयार कर दिए जाते हैं, और इन सैपलिंग्स को फिर जाके आप जमीन में बोते हो, ठीक है? तो उसके बाद फिर राइस की जो फसल है वो होती है। लेकिन जब ये नर्सरी में होती है ना, तो इसको आपको बहुत ज्यादा पानी हर दिन देना पड़ता है। इनफैक्ट जब आप इसको यहाँ पे लैंड में भी डालते हो, बोते हो, शो करते हो, तब भी इसको बहुत पानी देना पड़ता है। तो इसका इशू यही है कि पानी बहुत लगता है। इसकी जगह अभी हम दूसरा तरीका अपना रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस। इसमें लगभग 35% पानी बच जाएगा। इसमें आपको सैपलिंग्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से जर्मिनेटेड सीड्स को डायरेक्टली लैंड में उगा सकते हो, सो कर सकते हो, ठीक है? इसके साथ में गैस एमिशन जो है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी कम होगा अगर आप ये डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस वाली मेथड को यूज़ करते हो तो, ठीक है? तो ये था पूरा हमारा आर्टिकल अबाउट 5 बासमती न्यू वेराइटीज़। आगे बात कर रहे हैं टीचर ट्रेनिंग की टू एनसीएफ इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली एनसीएफ क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है, ठीक है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो लेकर आई है, ओके? और ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में बताया गया है कि 3 से 8 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए कैसा क्या उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, कैसे क्या तरीके से आगे बढ़ना चाहिए उनकी पढ़ाई। और इसके लिए ये न्यूज़ जो है ये बोल रही है कि एक्सपर्ट्स से कहते हैं कि इसमें टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो पहले एनसीएफ है क्या, और ये देखो रिलेटेड है जीएस पेपर 2 के एजुकेशन वाले टॉपिक से, ओके? एनसीएफ क्या है? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, 3 से 8 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए पहला ऐसा इंटीग्रेटेड करिकुलम लाया गया है। इसमें ये बोला गया है कि टेक्स्ट बुक पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं होगा 3 से 8 साल के बच्चों के लिए। बेसिकली जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको वर्कशीट्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा। इसमें कोई बड़ी-बड़ी पहले से टेक्स्ट बुक्स प्रिस्क्राइब नहीं की जाएँगी, और इससे क्या होता है, टेक्स्ट बुक से बच्चों का बस बर्डन बढ़ता है, ठीक है? बैग का भार बढ़ता है और कुछ नहीं होता, कुछ सीखते नहीं है ज़्यादा। तो ये देखा जा रहा है कि इनका जो आउटकम टेस्ट है, उसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे थे 3 टू 6 इयर्स के। तो ये बोला गया कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, इतनी बुक्स पढ़ने के बाद भी फेल हो रहे हैं इस आउटकम टेस्ट में, यानी कि अगर उनसे बोल दिया कि मैथ्स में ये सम सॉल्व करके बताओ या फिर ये इंग्लिश का वर्ड पढ़ के बताओ, नहीं बता पा रहे थे। तो इसीलिए होलिस्टिक एजुकेशन के लिए यहाँ पे ये फ्रेमवर्क लाया गया है। कुछ रिफॉर्म्स की बात की गई है कि टॉय बेस्ड लर्निंग करवाएंगे, ठीक है? खेल खेल में समझाएंगे, स्टीरियोटाइप्स को अवॉइड करवाना सिखाएंगे, ठीक है? और जेंडर रिप्रेजेंटेशन हर जगह पे देखने को मिलेगा। एथिकल अवेयरनेस, मॉरल अवेयरनेस के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। साथ में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 4 सेक्शन में आया है। पहला सेक्शन है स्कूल एजुकेशन का, दूसरा है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का, तीसरा है टीचर एजुकेशन का, और चौथा है अडल्ट एजुकेशन का। इसमें बोला गया है कि पंचकोश कंसेप्ट यहाँ पे इसको यूज किया गया, पंचकोश कंसेप्ट को। इसका मतलब ये है कि जैसे एंशियंट इंडिया में भी ये बिलीव किया जाता था कि माइंड की और बॉडी का डेवलपमेंट अलग अलग नहीं है, इन दोनों के बीच में एक बहुत गहरा रिलेशनशिप है। इसीलिए पंचकोश कंसेप्ट पे ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लाया गया है। बोला ये जा रहा है कि 5 पार्ट्स पे इसका ध्यान दिया जाएगा।
पहला फिजिकल डेवलपमेंट पे, शारीरिक विकास पे, फिर एनर्जी के डेवलपमेंट पे, लाइफ एनर्जी के डेवलपमेंट में यानी कि प्राणिक विकास में, इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट में, मानसिक विकास में, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बौद्धिक विकास, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी कि चैतसिक विकास पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लाया गया है। अब देखो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है ये बोलती है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है बहुत ही बढ़िया स्टेप है, काफ़ी ऑर्गेनिक स्टेप है और काफ़ी वेल डिफाइंड वेल फ्रेम्ड रोड मैप लाया गया है, जिसके थ्रू बच्चों के ऊपर बहुत एक्सेस प्रेशर नहीं पड़ेगा और यहाँ पे अच्छे से उनकी पढ़ाई हो पाएगी, आउटकम्स हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसमें टीचर्स की बड़ी भूमिका रहेगी और यहाँ पे ये कहा गया है कि एनसीईआरटीज़ और स्टेट बोर्ड की एग्जाम्स जो बुक्स हैं उनको रिप्लेस किया जाए और यहाँ पे टीचर जो हैं उस उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो इसीलिए टीचर्स के एजुकेशन पे, टीचर्स की ट्रेनिंग पे हमको फोकस करना चाहिए। स्टोरी टेलिंग की मदद से, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की मदद से वो बच्चों को समझाएं पढ़ाएं। ओके, मदर टंग भी यूज कर सकते हैं प्राइमरी मीडियम ऑफ एजुकेशन के थ्रू इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। और ये सब चीजें बताई गई है एनसीएफ में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, जो कि है हमारा सोलर इक्लिप्स। आप सभी को पता होगा कल जो था वो सोलर इक्लिप्स था, ठीक है, सोलर इक्लिप्स था। और सोलर इक्लिप्स जो है, पार्शियल सोलर इक्लिप्स बहुत सारी जगह पे देखा गया। तो सोलर इक्लिप्स क्या होता है, कैसे होता है, ये समझा देते हैं। ये रिलेटेड है पेपर 1 के जो ज्योग्राफी वाला टॉपिक है, जियो फिजिकल फिनोमेनास, इससे कनेक्टेड है ये टॉपिक। ओके, तो देखो होता कुछ यूं है कि मान लो ये है सन, ये है अर्थ, अर्थ के आसपास ये है ऑर्बिट जिसमें मून भी रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो ये मून जो है, जब ऐसा कोई समय आता है जब सन, मून और अर्थ तीनों एक ही लाइन में है और यहाँ पे मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में बैठा हुआ है, तो क्या होता है कि सन की पूरी लाइट अर्थ तक नहीं पहुंच पाती और मून जो है, मून की ये लाइट जो है ये शेडो के फॉर्म में पहुंचती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मून की अपनी खुद की कोई लाइट तो होती नहीं है, ठीक है, मून चमकता ही सन की लाइट के कारण है। तो मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, इसलिए मून का शेडो अर्थ पे पड़ता है और सन की पूरी लाइट अर्थ पे नहीं पड़ पाती क्योंकि बीच में मून आ गया है। इसीलिए इसी पूरे प्रोसेस को, जहाँ पे सन की पूरी लाइट नहीं पड़ पाती, सन की लाइट ऑब्स्ट्रक्ट होती है मून के बीच में आ जाने से, इसको कहते हैं हम सोलर इक्लिप्स। यहाँ पे देख रहे हो ये वाला जो डार्कर पोर्शन है इसको अम्ब्रा कहते हैं और जो ये लाइटर पोर्शन है इसको पेनम्ब्रा कहते हैं। ये डार्कर पोर्शन जो है ये बिल्कुल एकदम घोर अंधेरे वाला पोर्शन है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग परछाई पड़ रही है, शेडो पड़ रही है। और पेनम्ब्रा जो है ये आसपास का जो शेडो वाला रीजन है, जहाँ पे कुछ कुछ सनलाइट तो पड़ रही है, ठीक है। तो अम्ब्रा वाले रीजन में बिल्कुल सनलाइट नहीं पड़ती, पेनम्ब्रा में कुछ कुछ सनलाइट पड़ती है। ओके, तो जब मून जो है ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को और मून जो है सन और अर्थ के बीच में आ गया, तो ऐसे में मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ सन रीचिंग अर्थ एंड दिस कॉजेज एन इक्लिप्स ऑफ द सन, ठीक है। तो सन इक्लिप्स जो है सोलर इक्लिप्स इसको बोलते हैं। ऑलराइट, अब देखो टोटल सोलर इक्लिप्स क्या होता है। तीन तरह के इक्लिप्स होते हैं, एक होता है टोटल, एक होता है पार्शियल और तीसरा होता है एनुअलर। ओके, एनुअलर। तो पहले बात कर लेते हैं टोटल की। टोटल सोलर इक्लिप्स जो है ये विजिबल तो होता है अर्थ से, लेकिन बहुत ही छोटे एरिया से मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वो लोग इसको देख पाते हैं जहाँ पे मून का अम्ब्रा पड़ा है। अम्ब्रा यानी कि जो घोर अंधेरा वाला शेडो है ना, जैसे कि ये कब होता है कि जब सन, अर्थ और मून जो है एकदम सटीक लाइन पे पड़े हैं, ठीक है, सटीक लाइन पे एक ही लाइन में है। और जो मून की शेडो है वो इतनी स्ट्रांग है कि सन की बिल्कुल भी कोई सनलाइट यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। इस तरह का मून की शेडो पड़ रही है यहाँ पे। तो अम्ब्रा वाला जो रीजन है ये छोटा सा ही होता है, ठीक है, इसलिए छोटे ही कम ही लोग हैं जो इसको देख पाएंगे इस तरह के सोलर इक्लिप्स को। स्काई जो होता है एकदम घोर घोर अंधेरे वाला हो जाता है, एकदम डार्क हो जाता है। और टोटल सोलर इक्लिप्स में सन, मून और अर्थ एकदम डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है। इसमें जो अम्ब्रा वाला रीजन है वहां पे जो लोग होंगे वो देख पाएंगे सोलर इक्लिप्स को। इसको टोटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अम्ब्रा जो है ये बहुत नैरो रीजन है और यहाँ पे एकदम घोर अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल सनलाइट नहीं आ पाती। जोन ऑफ टोटैलिटी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये जो है बहुत कम समय के लिए इसलिए होता है क्योंकि ये जो पोजीशन है, देखो ये भी रोटेट कर रहा है, ये भी रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अपनी अपनी जगह पे। तो ये बहुत लंबे समय तक एक जगह पे नहीं रह पाती, इसीलिए एक ही लाइन पे बहुत लंबे समय तक नहीं रहते, इसीलिए ये बहुत ही कम टाइम के लिए लास्ट करता है टोटल सोलर इक्लिप्स। जो कल वाला इक्लिप्स था सोलर इक्लिप्स, वो पार्शियल सोलर इक्लिप्स था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन, मून और अर्थ डायरेक्टली एग्जैक्टली अलाइंड नहीं थे और यहाँ पे डार्क शेडो आ रही थी, लेकिन कुछ ही पार्ट पे आ रही थी, सरफेस पे कुछ ही पार्ट पे आ रही थी। तीसरा है एन्युलर सोलर इक्लिप्स, जहाँ पे क्या होता है, मून जो है बहुत दूर है अर्थ से, लेकिन मून की शेडो अभी भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है सनलाइट को अर्थ पे पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे मून जो है वो फार्दर अवे है, स्मॉलर है, ठीक है, फार्दर अवे है और स्मॉलर है। और ये
जो है एंटायर व्यू जो है सन का उसको ब्लॉक नहीं कर पा रहा है, उसको बोलते हैं एनुलर। मतलब इस तरह का कुछ होता है कि मून क्योंकि बहुत दूर है तो इसीलिए सिर्फ बीच का हिस्सा ही सन का जो है ये ढक पा रहा है, अदरवाइज जो आसपास की डिस्क है सन की वो दिख रही है। तो मून जो है इस तरह से सन के सामने आ जाता है कि डार्क डिस्क दिखने को मिलती है मून के फॉर्म में, और आसपास इस तरह से एक रिंग देखने को मिलती है जो सनलाइट की ही रिंग है। ओके, तो इस तरह से होता है। देखो ये पार्शियल है, ये एनुलर है, और ये एकदम टोटल है। टोटल मतलब यहाँ पे तीनों एक ही लाइन में है और बिल्कुल सन की लाइट नहीं पहुंच पा रही अर्थ के सरफेस तक। एनुअलर ऐसा है कि मून जो है बहुत दूर है लेकिन सनलाइट को फिर भी ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, लेकिन सन जो है फिर भी बाहर से इस तरह से रिंग फॉर्म में दिख रहा है। पार्शियल होता है इस तरह से जहां प्रॉपरली एग्जैक्टली अलाइनमेंट नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे अलाइनमेंट है, ठीक है। तो ये होता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। नेक्स्ट देखो, जीएस पेपर 3 से रिलेटेड एनवायरनमेंट के टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूज आई है। बेसिकली एक रिपोर्ट है, लैंसेट की रिपोर्ट है। इनका कहना यह है कि इंडिया में लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है फॉसिल फ्यूल्स के जलाने के कारण 2020 में। तो लगभग 3.3 लाख पीपल हैं जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी डेथ हुई है पर्टिकुलर मैटर के एक्सपोजर से, ठीक है। और ये पर्टिकुलर मैटर कहाँ से आया? फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से आया है। तो ये कहते हैं कि हीट रिलेटेड डेथ जो है 55% तक बढ़ गई है इंडिया में एज कम्पेयर टू ईयर 2000 टू 2021। ओके, और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये तो ठीक है लेकिन साथ में हेल्थ और सर्वाइवल ऑफ पीपल के ऊपर भी अफेक्ट पड़ा है, इकोनॉमिक लॉस भी बहुत हुआ है। मतलब बहुत सारे करोड़ों लेबर आवर्स का लॉस हुआ है क्योंकि यहाँ पे हीट एक्सपोजर के कारण लोगों की जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो रही है। लगभग 5.4% नेशनल जीडीपी का नुकसान हमको हुआ है इतने सालों में। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज आप सभी को पता है कि हो ही रहा है। साथ में यहाँ पे जो कल्टीवेशन का यील्ड है, जैसे मेज कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन का जो यील्ड है ये भी गिरा है 2% के आसपास से, ठीक है। और साथ में इसके साथ एक और चीज हो रही है कि हम जो है कार्बन प्राइस जो है हमारा नेगेटिव कार्बन प्राइस चल रहा है, यानी कि हम यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स को यूज करने के ऊपर कोई पेनल्टी लगा ही नहीं रहे, ना ही हम इस तरह के जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको यूज करने पे हम कोई पेनल्टी नहीं लगा रहे। अगर हम पेनल्टी लगाते होते तो उसको कार्बन प्राइस बोलते हैं, हम तो उल्टा इस पे सब्सिडी दे रहे हैं, तो हमारा कार्बन प्राइस अभी नेगेटिव चल रहा है। ओके, और हाउस होल्ड कॉन्सेंट्रेशन भी हमारा बढ़ता जा रहा है फॉसिल फ्यूल्स के टर्म्स में। ओके, ये थी हमारी एक इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट है हमारा साइक्लोन सितरंग। साइक्लोन सितरंग बांग्लादेश में एंटर कर चुका है। साइक्लोन में नहीं जाऊंगी, जीएस पेपर 1 जियो फिजिकल फिनोमेना से रिलेटेड है। साइक्लोन के डेप्थ में नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी कल परसों ही हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे आता है, क्या होता है, ये सब कुछ डिटेल में समझा था, इसीलिए इसमें मैं नहीं जाऊंगी डेप्थ में। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश का ये समझ में आ रहा है कि 24 लोगों की जान जा चुकी है, 1000 होम्स जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं, 6000 हेक्टेयर से ज्यादा क्रॉप डैमेज हो चुके हैं बांग्लादेश में जब से ये साइक्लोन सितरंग आया है। कहाँ पे आया है ये साइक्लोन सितरान जो है ये आया है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में आया है। तो जरा इसका मैप मैं आपको दिखाती हूँ, इसके आसपास की लोकेशन जरा देखना, ठीक है। तो ये है हमारा इंडिया, यहाँ पे उड़ीसा पे भी कहीं कहीं पे असर देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ से आया है बे ऑफ बंगाल से और यहाँ पे बांग्लादेश में जाके हिट किया है। कुछ कुछ असर आपको यहाँ पे आसाम और नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिला है। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है फोकस ऑन इंडिया यूके टाइज एज सुनक बिकम्स ब्रिटिश पीएम। तो हुआ कुछ यूं है कि हमारे दिवाली वाले दिन ही एक बहुत ही अच्छी खबर हमारे इंडिया आई। खबर ये आई कि इंडियन ओरिजिन के ही ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया बायलैटरल रिलेशन जो है, इंडिया के बायलैटरल रिलेशन यूके से ये वापस से हाईलाइट में आ गए हैं, हाईलाइट हो गए हैं। ऋषि सुनक कौन है? ब्रिटेन के पहले इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले ब्राउन प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। इससे पहले ये यहाँ पे इंडिया यूके में, पहले भी यूके में अच्छी खासी पोजीशन होल्ड कर चुके हैं, जैसे फॉर्मर चांसलर रहे हैं एक्सचेकर के लिए, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि इंडिया यूके के रिलेशनशिप से चेंज करना चाहेंगे। कैसे चेंज करना चाहेंगे? अभी तक यूके जो है वो सिर्फ चीजों को बेचना चाहता था इंडिया को, ठीक है, इंडिया में जाके अपनी चीजें बेचना चाहता था। ऋषि सुनक कहते हैं कि ऐसा सिर्फ ये वन वे रिलेशनशिप है, इससे हम पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे, हमें टू वे रिलेशनशिप करना चाहिए। हमें इंडिया में कुछ सामान अपना भेजें और इंडिया से कुछ सामान इधर बुलाएं। तो बेसिकली हम अगर इंडिया को सिखा रहे हैं तो इंडिया से हमको भी सीखना चाहिए। इंडिया के अगर स्टूडेंट्स यूके में आके पढ़ाई कर रहे हैं तो यूके के स्टूडेंट्स को भी इंडिया के यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ना चाहिए, वहाँ का कल्चर सीखना चाहिए। और साथ में वहाँ पे जो नया इंडिया जो है नया स्टार्टअप हब बन रहा है, इनमें काम करके समझना चाहिए कि व्हाट आर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एनी न्यू स्टार्टअप और अ न्यू कंपनी। ओके, तो ये सब इन्होंने कहा है। और ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन रहा है क्योंकि यहाँ पे पहली बार कोई नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर बना है।
ओके, अब ये दिखाता है ये कि ये मॉडर्न डे ब्रिटेन है, डाइवर्सिटी जहाँ पे देखने को मिल रही है और इनका जो ओरिजिन है वो इंडिया से माना जाता है, ठीक है। कुछ लोग बार-बार बोल रहे थे कि ये जो है पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, क्योंकि जो इनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो लाहौर से थे, जो कि उस टाइम इंडिया का हिस्सा था और अब पाकिस्तान में है। तो देखो भाई प्यारे बच्चों, ये समझो कि पाकिस्तानी ओरिजिन कुछ चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, पाकिस्तानी ओरिजिन कुछ है ही नहीं, ठीक है? इज़ नथिंग लाइक पाकिस्तानी ओरिजिन। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो ऋषि सुनक हैं, इनके ग्रैंड पेरेंट्स जिनकी बात हो रही है यहाँ पे कि वो लाहौर से बिलोंग करते थे, जो उस टाइम टाइम इंडिया में था और अब पाकिस्तान में है। तो ये जब थे तब तो ये इंडिया का हिस्सा था ना, अखंड भारत ही था। वो तो बहुत बाद में जाके पाकिस्तान में गया। तो नो डाउट कि ऋषि सुनक इज फ्रॉम इज हैविंग डिसेंट फ्रॉम इंडिया ओनली। ओके, अच्छा, इंडिया यूके टाइज की बात करें तो कुछ अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं, पहले पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। पहला है ट्रेड में हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। दूसरा है एजुकेशन में हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ट्रेड लिंक्स अच्छे हैं, एजुकेशन लिंक अच्छा है, हमारे कई सारे स्टूडेंट वहाँ जाके पढ़ रहे हैं। इंडिया का काफ़ी बड़ा डायस्पोरा आपको देखने को मिलता है यूके में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ इंडिया जो है अब यूएस और क्या कहते हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इन सब के साथ मिलकर काम कर रहा है चाइना को काउंटर करने में। लेकिन कुछ इश्यूज भी हैं, जैसे पहला इशू ये है कि ये देखा जाता है कि यूके कई बार पाकिस्तान और चाइना के साथ सिंपैथेटिक सा हो जाता है, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। दूसरी भी बात ये है कि जलियांवाला बाग मैस्केयर को लगभग 100 इयर्स कंप्लीट हुए थे, ठीक है, उस टाइम पे भी यूके ने अपोलोजाइज नहीं किया। ओके, और जब इन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया तो इंडिया वाले बड़े भड़क गए थे। वीजा एंड माइग्रेशन के ऊपर भी कि यूके जो है बहुत प्रेशर डाल रहा है इंडिया पे कि भाई जो इंडिया के इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पे हैं उनको डिपोर्ट किया जाए वापस इंडिया में। अब इंडिया को क्या पता कि भाई इधर के ही हैं कि नहीं है। पोस्ट ब्रेक्सिट जब से हुआ है तब से वीज़ा और इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रिंजेंट हो गई है यूके की। और यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इंडिया कंटिन्यूसली काम कर रहा है कि यूके की जो पॉलिसी है वो इस हिसाब से बने कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो हैं और इंडिया के स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट मिले। ओके, और इसके साथ इंडिया जो है उसको नॉर्म्स, बहुत टफ नॉर्म्स फेस करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा जब से ब्रेक्जिट हुआ है तो इंडियन डायस्पोरा के भी कुछ कंसर्न हैं, उनको भी हमको टैकल करना है। ट्रेड को लेकर भी कुछ इश्यूज हैं। और साथ में इंडिया ने ईयू के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करें, यूके के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप हमारे थे नहीं, तो अब बारी है यूके के साथ रिलेशनशिप शेयर करने की। और साथ में अब तो अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है हमको, जब से यूके ने ब्रेग्जिट को छोड़ा है और अब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हमारे साइड वाले ही हैं, ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूके के साथ अच्छे ट्रेड टाइज बनाने की। ओके, ऑलराइट, अब देखो ये है आपका एक क्वेश्चन। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ इसका आंसर कहाँ बताऊंगी। तो उसका जितने भी क्वेश्चन मैं देती हूँ उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी एक दिन के बाद, ठीक है, आफ्टर 1 डे, सो दैट यू ऑल गेट टू नो कि क्या इसका सही आंसर है। अभी देखो क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन पे। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस रिजल्ट्स इन। तो ये बताना है कौन सा सही आंसर है इसका। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि मैपिंग एक्सरसाइज है, नई चीजें शुरू कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये डेड सी के बारे में बात कर रहे हैं। डेड सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज है ये देख के आना, कौन कौन सी रिवर्स पास से गुजर रही हैं और कौन कौन सी सीज आसपास हैं, जरा खोलना अपनी एटलस और उसमें देखना, ओके, और बताना जरा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा एक क्वेश्चन है ये रहा सी सेट से, ठीक है, इसका आंसर भी मुझे चाहिए आपसे इन द कमेंट सेक्शन। ओके, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी जरूर से देना, क्योंकि देखो बहुत दूर अब प्रीलिम्स नहीं है, तो तैयारी अभी से होनी चाहिए। ऑलराइट, तो दैट वाज ऑल। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो बताना जरूर और अपनी परफॉर्मेंस जरूर चेक करना। ये 3 क्वेश्चंस जो दिए उसके थ्रू कैसे चेक करोगे, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स जरूर कमेंट करना, मैं बताऊंगी सही है या गलत है। ऑलराइट, और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और लेक्चर को लाइक करना भी मत भूलना। अपने कमेंट सेक्शन में, कमेंट्स में सब लोग अपने अपने जवाब दो क्या आपके आंसर्स हैं। ओके, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।